हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 अपने क्लास 8th के पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ में। ये सारा कंटेंट आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ है। एनसीईआरटी के चैप्टर 4 को आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th का, अंडरस्टैंडिंग लॉज। तो सबसे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने से सवाल पूछें, व्हाई डू वी नीड लॉ? लॉ की क्या ज़रूरत है हमारे सोसाइटी में? आपको क्या लगता है कि अगर कोई बहुत बेसिक एग्जाम्पल लें, अगर कोई रेगुलेशन नहीं होता ट्रैफिक को लेके, तो क्या आपको लगता है कि रेड लाइट पे लोग रुकते? अगर कोई रेगुलेशन नहीं होता तो क्या सीट बेल्ट लोग लगाते या नहीं लगाते? स्पीड कंट्रोल करते नहीं करते? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अगर कोई रेगुलेशन नहीं होता तो क्या वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाते? तो इसके आंसर हर किसी का अलग अलग होगा। कोई कहेगा हाँ बनाते, कोई कहेगा कि नहीं बनाते। तो दैट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। तो वो आंसर आपको अपने से जज करना है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लॉ की अगर बात करें तो लॉ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की अगर हम बात करें, फिर प्रोटेक्शन, किसी भी कोई एट्रॉसिटी है, कोई डिस्क्रिमिनेशन है, किसी के भी अगेंस्ट में प्रोटेक्शन, और बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे डेवलपमेंट को लेके, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने से लेके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए लॉ फ्रेम किए जाते हैं कि ये हमारा एक ओवरऑल जो है एक तरीके से एक प्रोटेक्शन हमको प्रोवाइड करता है 360 डिग्री, कि अगर इन केस ऑफ अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो जो एडजुडिकेशन वाला जो पार्ट है, जो जुडिशरी करती है, उसको किस तरीके से जो है संभव हो सकता है, वो लॉ होने पर ही वो चीज़ें प्रॉपरली टैकल हो सकती हैं। बिकॉज सबका अपना अपना प्रेफरेंस है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। कोई पर्सन किसी चीज़ को लेके परेशान हो सकता है, कोई पर्सन किसी चीज़ को लेके उसकी प्रायोरिटी हो सकती है। तो दैट डिफर्स व्हाट द एक बेसिक स्ट्रक्चर देना, एक बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम करना, सोसाइटी की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, सोसाइटी के एस्पिरेशंस को देखते हुए चीज़ों को करना, ये जो वक्त की मांग होती है जिसको हम बेसिकली बोले, तो उसके हिसाब से जो पार्लियामेंट है वो चीज़ों को फ्रेम करती है लॉ को, एंड जो एग्जीक्यूटिव है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, एनी प्रॉब्लम, जुडिशरी है जो एडजुडिकेट करती है। तो ये 3 ऑर्गन्स हैं, इस तरीके से प्ले करते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, इस जो लाइन बाय लाइन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको ये वीडियो जब आप देखें तो क्लियरिटी थोड़ी सी बढ़ जाए, और अगर आप ये वीडियो पूरा नहीं देखें तो एटलीस्ट आपका समय ना वेस्ट हो। अगर आप 20, 30, 40, 50 सेकेंड भी दे रहे हैं तो यू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। तो कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट ठीक है ज़रूरत समझती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पब्लिक फील कराती है। क्या चीज़ की फील कराती है? किसी लॉ की रिक्वायरमेंट को लेके, किसी लॉ के रिक्वायरमेंट को लेके कभी कभी जनता भी पीसफुली प्रोटेस्ट, कैंपेन, सिग्नेचर कैंपेन्स, ये सब चीजें करके ये पब्लिक, जनता जो है ये किसको अवेयर कराती है? ये किसको अवेयर कराती है? गवर्नमेंट को। ये कि गवर्नमेंट जगो इस चीज पे लॉ फ्रेम करने की आवश्यकता है, वक्त की मांग है। जैसे कि जब संविधान बन रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको फ्रेम कर रही थी, उस समय साइबर क्राइम डेफिनेटली, अगर आई डोंट नो उसमें एग्जिस्ट करता था कि नहीं, अगर उसमें एग्जिस्ट भी करता था तो बहुत ही मिनिएचर लेवल पे करता होगा। आज के वक्त में उसकी मांग है कि हमको साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो
इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, चेंजेस अलाउ करता है, और वक्त के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नीड के हिसाब से लॉज को फ्रेम करना वो गवर्नमेंट का काम है। और इसमें पब्लिक का भी रोल, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, ग्रुप्स, वो भी जो है कभी कभी बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे, कि अगर ये लॉ फ्रेम हो रहा है तो बहुत सारे एक्टिविस्ट होते हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे उनसे भी राय ली जाती है। डिपेंड्स कि किस तरीके की कोई लॉ फ्रेम हो रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ है। तो अगर कोई ग्रुप है एक्टिवली इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं वो भी गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम बताते हैं कि ये एक नीड ऑफ द आवर है, इस चीज़ पे भी एक्शन लेना चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग लॉ के हिसाब से इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, लॉ सबके लिए एक समान है बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ किसी के रिलीजन पे, कास्ट पे या जेंडर पे। व्हाट द रूल ऑफ लॉ मीन्स इज दैट लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल। अब वो कोई हो, टॉप ऑफ द पर्सन से लेके किसी भी पर्सन को, हर एक सिटीजन को लॉ जो है कवर करता है। कोई उस पर above नहीं है, no one is above the law, no one can be above the law, neither a government official nor a wealthy person, चाहे वो कोई सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो कोई पैसे वाला wealthy person हो, nor even the president of the country is above the law। तो अगर आप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लॉ की बात करें, लॉ के इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, तो ये जो पैराग्राफ है जो यहाँ हमने टिक किया है, इसको आप इजीली रीड करने के बाद एसेस कर सकते हैं कि लॉ डजंट डिस्क्रिमिनेट। चाहे यहाँ पे जो आपका साफ साफ लिखा है कि वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, बी इट द प्रेसिडेंट, बी इट द वेल्दी पर्सन, कुछ एग्जेम्पशंस, कुछ चीज़ें होती हैं जब आप पढ़ेंगे तो वो आपको क्लैरिटी होगी। लेकिन एक ओवरऑल अगर बात करें तो नो वन इज अबव द लॉ। ये चीज़ें एग्जैक्टली आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, बिकॉज आगे चल के पॉलिटी में आपको इसकी मदद से बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, पॉलिटी एक तरीके से आप कोई भी चीज़ को इमोशनली जज नहीं कर सकते हैं, आपको उसके एस्पेक्ट देखने होंगे, संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के हिसाब से, लॉज के हिसाब से, तभी आपको चीज़ों को जज करना होगा। और इसी तरीके से जो हमारी पढ़ाई है यूपीएससी की, उसमें भी कभी कभी हम बहुत निराश हो जाते हैं, कभी हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं। तो दोनों चीज़ का अगर हम बैलेंस अप्रोच रखें तो वो हमारे को लॉन्ग रन में बेटर रहेगा। तो विद द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, दिस डॉक्यूमेंट सर्व एज द फाउंडेशन on which our representative began making laws for the country। अब यहाँ रिप्रेजेंटेटिव किसकी बात कर रहे हैं? अगर आप पहले के लेक्चर्स देखे होंगे तो रिप्रेजेंटेटिव हम बात कर रहे हैं, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो एमपीज की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। तो रिप्रेजेंटेटिव को कौन चूज करता है? जनता चूज करती है। हमारे पास डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसे बोल सकते हैं हमारे पास डेमोक्रेटिक सिस्टम? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पीरियोडिकल इलेक्शन की बात होती है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात होती है। तो ये कहाँ पे? ये हमारा संविधान, ये हमारा संविधान हमको डायरेक्ट करता है और हमारे डेमोक्रेसी को बहुत ही ब्यूटीफुली चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करता है। तो एवरी ईयर आर रिप्रेजेंटेटिव पास सेवरल न्यू लॉज एज वेल एज अमेंड एग्जिस्टिंग वंस। तो यहाँ पे हमने बात करा एक बार न्यू लॉज को फ्रेम करने के लिए। न्यू लॉज ऑब्वियसली जो, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो जो लेजिस्लेचर का हिस्सा है, जो एमपीज हैं, वो लॉ बनाते हैं, वहाँ पे लॉ मेकिंग हो रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत बार ऐसा होता है, एग्जिस्टिंग लॉज में ज़रूरत के अनुसार कोई चीज़ ऐड करना, डिलीट करना, उस तरीके से इसको चेंज को क्या हम कहते हैं? अमेंड करना। तो जो अमेंडमेंट भी होते हैं, न्यू लॉज भी क्रिएट होते हैं। जैसे हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, इसको हमने पढ़ा था कि किस तरीके से पहले वुमेन्स का क्या टेक था, अब वुमेन्स का क्या टेक हुआ इसके आने के बाद। तो ये चीज़ें आपको कब कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, मेंस में पड़ेगी कि इंटरव्यू पड़ेगी, नो वन नोज। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, यू शुड बी वेरी क्लियर। अगर हम यहाँ बात करें हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं।
क्योंकि हर समय ये संभव नहीं है कि कोई भी चीज़ जो पढ़ाई भी पहले की है उसको पूरा रिपीट किया जाए। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ, सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। यहाँ पे खैर लिखा हुआ है, तो पहले ये चीज़ इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी का नहीं चीज़ें थी, लेकिन इस लॉ के बाद डॉटर एंड मदर को भी इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी में चीज़ें दी गई। तो सिमिलरली न्यू लॉज हैव बीन एक्टेड टू कंट्रोल पॉल्यूशन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में भी पॉल्यूशन की बात करी, एनवायरनमेंट की बात करी, ज़रूरत के अनुसार चीज़ें डेवलप होती हैं, उसी के हिसाब से बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स आती हैं। गवर्नमेंट भी उन चीज़ों को देखती है कि किस चीज़ में न्यू लॉ, किस चीज़ में अमेंडमेंट, और जो पब्लिक का जो एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में भी हमने बात किया। हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट? तो द पार्लियामेंट हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज, जिसको हमने देखा। देयर आर मेनी वेज थ्रू विच दिस टेक प्लेस एंड ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी, जिसके जो ये कौन सा ग्रुप है, वही एक्टिव ग्रुप जिसकी हम बात कर रहे थे, इन द सोसाइटी दैट रेज देयर नीड फॉर अ पर्टिकुलर लॉ। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात करी कि अगर किसी ऐसे पर्टिकुलर लॉ की जरूरत है जो एग्जिस्टिंग नहीं है, तो जो लोग अवेयर हैं, जो एक्टिव लोग हैं, वो अपनी आवाज उठाते हैं कि इस चीज पे हमारे पास लॉ होना चाहिए, ताकि इसका फ्रेमवर्क, इसका चाल चलन, रेगुलेशन, लॉ है तो रेगुलेशन है। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको समझनी है, बहुत जरूरी है कि कोई भी अगर पीपल कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उस पर सेंसिटिवली प्रॉब्लम को टैकल करना है, देखना है और चीज़ों को इरेडिकेट करना है कि हर एक पर्सन पीसफुल तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सके। एंड कहीं ना कहीं कभी कभी ये भी होता है कि कोई लॉ बना, लेकिन उस लॉ में कोई लूप होल था, उस लॉ में कुछ ऐसी चीज़ें थी कि किसी पर्टिकुलर एरिया को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी पर्टिकुलर रीजन को वो, या ओवरऑल एक उसका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा नहीं है, तो लॉ फ्रेम हो गया, लेकिन उसका कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्शियल तरीके से चीज़ें सामने आती हैं। फिर यहाँ पे जो हम एक्टिव ग्रुप की बात कर रहे थे वो सामने आता है, फिर यहाँ पे मीडिया आएगी, फिर उस तरीके से चीज़ें जो है हैंडल होती हैं। और ऐसा भी होता है कि उस लॉ को फिर गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ता है। समटाइम्स द लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली, अगर कोई चीज़ वैलिड है, लीगल है, लेकिन अगर कोई चीज़ अनपॉपुलर, अनएक्सेप्टेबल है जनता को, उसका अगर जनता को लगता है कि नहीं उसके पीछे इंटेंशन है वो अच्छा नहीं है, या उसके वजह से कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो उसको उस टाइप के लॉ को क्रिटिसाइज भी करते हैं। पब्लिक मीटिंग, न्यूज़पेपर, रिपोर्ट, टीवी चैनल, ये सारी चीज़ें हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस करी। यही हमारे डेमोक्रेसी का एक बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है कि आप अलाउ होते हैं अपनी चीज़ों को पीसफुल तरीके से सामने रखने के। आप इजीली अपनी चीज़ों को सामने पेश कर सकते हैं, बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप क्या फील करते हैं। ये फ्रीडम हमारे पास है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है म्युनिसिपल लॉ का। ऑन द यूज ऑफ स्पेस विद इन म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफन मेक्स हॉकिंग स्ट्रीट वेंडिंग लीगल, कि जो हॉकर हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ये डेफिनेटली एक ऐसी बहुत सारे प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, ऐसे बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि या तो दूसरे जगह महंगी होती हैं या फिर वो चीज़ें दूसरी जगह प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं। तो अब वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उस एग्जाम्पल्स को नहीं, हमको यहाँ पे देखना है कि हॉकर्स एंड वेंडर्स भी एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं चीपली एंड इफेक्टिवली, और लाखों लोग को प्रोवाइड करते हैं, और उनके लाइवलीहुड, उनके कमाने का, उनके पास जो सोर्स है वो थ्रू वेंडिंग है। और ये कहीं ना कहीं अगर उन वेंडर्स को स्ट्रीट से हटा दिया जाए तो
चाहे वो ट्रैफिक कंजेशन के लिए हो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी चीज़ को प्रॉपर रेगुलेट किया जाए तो उनको भी नुकसान नहीं होगा, उनके लाइवलीहुड भी चलती रहेगी, उनको भी अपने घर का टेक केयर करना है वो भी कर पाएंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी मैनेज हो जाएगी। बिकॉज बैलेंस अप्रोच इज समथिंग जो कि हमको, चाहे हमारी पढ़ाई हो, हमारा सिलेबस कंप्लीट करना हो, आंसर राइटिंग करना हो, एसे राइटिंग करना हो, किसी भी चीज़ में एक बैलेंस अप्रोच इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। आप अगर अपनी पढ़ाई में बैलेंस अप्रोच रखेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। एंड दिस इज समथिंग जो मुझे लगता है कि आपको अपनी पढ़ाई में रखना चाहिए। कोई भी दिन ऐसा नहीं है कि अगर आपका 10 दिन पीछे का न्यूज़पेपर छूट गया है तो पहले आप 10 दिन पूरा करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आप आज से स्टार्ट करिए, पीछे का छोड़ दीजिए। कभी समय मिलता है तो फिर आप उसको कवर कर सकते हैं, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, लेकिन वो 10 दिन कवर करने के लिए आगे के 5 दिन खराब करने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरे हिसाब से आपको जो चीज़ ठीक लगे गो अहेड विद दैट। ये सारी जो चीज़ें एनसीईआरटी से ली गई हैं, आप एनसीईआरटी रीड करेंगे आपकी क्लैरिटी और बढ़ेगी। रीडिंग, बुक रीडिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप अपने टाइम को मैनेज करिए, चाहे आप वर्किंग है नॉन वर्किंग है, मैनेज करेंगे चीज़ों को तो और बेटर तरीके से रिजल्ट जो है सामने दिख सकता है। इसी में ये वीडियो को हम क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।